नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर धर्मा यादव। हिंदी साहित्य की साहित्यिक विधाओं के अंतर्गत नाटक एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी अपने विद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर भी हिंदी नाटक पढ़ते हैं। हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास की आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी नाटक है क्या, इसका प्रारंभ किस तरह से हुआ और इसका स्वरूप क्या है और विभिन्न आचार्यों ने, विद्वानों ने इसको किस तरह से परिभाषित किया है। तो आज की कक्षा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी नाटक की। हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाएं हैं जिसको हम मोटे तौर पर गद्य और पद्य के रूप में विभाजित करते हैं। गद्य साहित्य के अंतर्गत हम कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, आत्मकथा, जीवनी और पत्र साहित्य आदि को शामिल करते हैं। और पद्य साहित्य के अंतर्गत हम गीति काव्य को लेते हैं, जिसमें आपके लघु काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य जिसे हम कहते हैं, गीत, मुक्तक, दोहे, गज़ल इत्यादि आते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी साहित्य की इन विधाओं से भी परिचित नहीं होते, जिन्होंने विद्यालय स्तर पर साहित्य नहीं पढ़ा होता। तो उनके लिए यह जानकारी जरूरी है कि वो समझें कि पद्य साहित्य में हम क्या पढ़ते हैं और गद्य साहित्य में क्या पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो नाटक है वो साहित्य की गद्य विधा है। हिंदी साहित्य में नाटक साहित्य की अन्य सभी विधाओं से एक अलग साहित्यिक विधा है। साहित्य के सभी स्वरूप पठनीय हैं, लेकिन नाटक जो है वो दृश्य एवं श्रव्य विधा है। इसका हम रंगमंच पर मंचन भी देखते हैं और साथ ही पढ़ते भी हैं। नाटक को पाठक जो है वो श्रवण के साथ देख भी सकते हैं। इसी कारण नाटक जो है वो लोकप्रिय विधा भी है। तो किसी भी विधा का विश्लेषण करने से पहले, उसे समझने से पहले उसका संपूर्ण परिचय हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम नाटक की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को समझते हैं। नाट्य शब्द नट से बना है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। नट का प्रयोग अभिनेता के लिए भी किया जाता है। हिंदी में नाटक शब्द संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ड्रामा शब्द का पर्यायवाची है। नाट्य कला का सर्वप्रथम विवेचन भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया था। भरत मुनि ने नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य दृष्टि का प्रवेश द्वार है। नाट्यशास्त्र में नाटक को पंचम वेद कहा गया है। नाट्यशास्त्र पुस्तक का ये आवरण चित्र आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। विभिन्न विद्वानों ने, जिनमें संस्कृत आचार्य, हिंदी के नाटककार और अंग्रेजी के नाटककार शामिल हैं, उनके अनुसार हमने नाटक को समझने का प्रयास किया है। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार नाटक वह दृश्य काव्य है जो प्रत्यक्ष कल्पना एवं अध्यवसाय का विषय बन सत्य एवं असत्य से संबंधित विलक्षण रूप धारण करके सर्वसाधारण को आनंदोपलब्धि कराता है। यह परिभाषा दी है प्रमुख रचनाकार, नाटककार डॉक्टर दशरथ ओझा ने। इसी के साथ हम दशरूपक के रचयिता संस्कृत आचार्य धनंजय की परिभाषा को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, अवस्थानुकृति नाट्यम, अर्थात अवस्था के अनुकरण को नाट्य कहते हैं।
भरत मुनि के अनुसार नाटक में दैत्य और देवताओं दोनों के भले बुरे कार्यों, भावों, चेष्टाओं का समावेश होता है। इससे संसार की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण होता है। इसमें उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्रकार के चरित्रों का दर्शन होता है। सातों द्वीपों के वासियों, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और कुटुंबियों के कार्यों का अनुकरण जहाँ देखने को मिलता है, वही नाटक है। धनंजय से संबंधित ही उनसे मिलती जुलती परिभाषा ही हमने भरत मुनि की देखी है इसमें। और यद्यपि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति, उसके अर्थ के संदर्भ में विद्वानों और आचार्यों की मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं, किसी एक अर्थ में इसको नहीं रखा जा सकता। पाश्चात्य नाट्यकार जो हैं शेक्सपियर, उनके अनुसार नाटक वह है जिसमें मानव अभिनेता बनकर जीवन भर अनुकरण या अभिनय करता है। इस तरह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से नाटक को परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं के साथ ही रेमंड विलियम की यह परिभाषा नाटक को और स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा है, नाटक वह साहित्यिक विधा है जिसमें शब्दों को बोलकर अभिनीत किए जाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ भाषा संप्रेषण का केंद्रीय माध्यम है, परंतु नाटक में संप्रेषण के अनेक माध्यम हैं जो कि अत्यंत समृद्ध प्रभाव की क्षमता रखते हैं, जैसे नृत्य, गति, हाव भाव, दृश्यावलियों का अभिकल्प, प्रकाश व्यवस्था, वेशभूषा एवं संगीत। इस तरह से सभी तत्वों को समेटते हुए रेमंड विलियम ने नाटक को परिभाषित किया है। हिंदी आचार्यों में बाबू गुलाब राय ने नाटक को परिभाषित करते हुए कहा है, नाटक में जहाँ दृश्य की कल्पना पर कम बल पड़ता है, वहाँ सृष्टि की कल्पना पर अधिक भार रहता है। उनकी दृष्टि में नाटक जीवन की सांकेतिक अनुकृति नहीं, वरन सजीव प्रतिलिपि है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव हो सके। सच तो यह है कि नाटक में जीवन का समग्र चित्र अनुकरण द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्र विविध वेश धारण करके मूल पात्रों को न केवल अनुकरण करते हैं, उनका सा आचरण, व्यवहार, चेष्टाएं आदि प्रस्तुत करने के लिए उनका पूर्णतया आरोप भी अपने अंतर्गत करते हैं। इस नाट्य कला के माध्यम से जितनी सरलता एवं स्वाभाविकता से अपने विचारों का प्रचार जन जीवन में किया जा सकता है, उतनी कोई भी कला सफल एवं समृद्ध नहीं देखी जाती। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नाटक को केवल नकल या अनुकरण करना ही मानते हैं। उनके अनुसार किसी के इशारों को, किसी की बातों को और किसी के कार्यों को तद्वत करके अथवा कहकर बतलाना नाटक है। तो इस तरह से कई परिभाषाएं हमने देखी। गोविंद वल्लभ पंत प्रमुख नाटककार हैं। इनके अनुसार नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है। नगर, गांव और व्यक्ति के जीवन, जागरण और जातीयता के लिए उसकी आवश्यकता है। वह नए, पुराने और आगामी मानव समाज और जगत का मानचित्र है। कथानक, भाव, भाषा की उलझन और जटिलता को साहित्य नाम देना भी एक विकृति है। इन दोनों जंजालों से बाहर निकले बिना नाटक सर्वसाधारण की वस्तु न रहेगा। उन्होंने साथ ही कुछ इस पे प्रकाश भी डाला है कि नाटक किस तरह का होना चाहिए, तभी वो लोकप्रिय हो सकता है। इस तरह अलग अलग परिभाषाओं के माध्यम से हमने नाटक को समझा है। और लेकिन नाटक का जो उद्भव एवं विकास की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रारंभिक स्वरूप नाटक का क्या था। तो प्रारंभ में पूजा अर्चना, पर्व त्योहार, जन्म मरण आदि विशेष प्रसंगों पर जन जीवन में अपनी सुख दुखात्मक अनुभूतियां अभिव्यक्त करने के लिए आदिम युग से ही नाटक के एक प्रकार को ढूंढ लिया होगा। उसी का विकसित रूप लोकनाट्य है। लोक जीवन के सहज संस्कार ही लोकनाट्य या लोकमंच का उद्गम स्रोत हैं।
इस कथन से हम ये समझें कि लिखित रूप में नाटक भले ही कब शुरू हुआ, इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो नाटक का प्रारंभिक स्वरूप है वो लोक जीवन में हमें बहुत पहले से ही नज़र आता है। धर्म अनुष्ठान, मेले ठेले, पर्व त्योहार आदि में जो लोक मनोरंजन का जो केंद्र था, जो हाव भाव के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जिस तरह का सहज संस्कार हमें लोक जीवन में देखने को मिलता था, वह लोक नाट्य का प्रारंभिक स्वरूप था। और जहाँ पे गांव देहातों में जन सामान्य का मनोरंजन करने वाले किसी भी स्थल को हम लोक मंच कह सकते हैं, जहाँ लोक नृत्य होते थे, लोक गीत और लोक नाट्य होते थे। होली के दिनों में जहाँ स्वांग आदि किए जाते थे, गाँव में हमने देखा है। तो वो नाटक का प्रारंभिक स्वरूप ही हम मान सकते हैं। इसी तरह से भारतीय जो लोकमंच था, जहाँ पे रामलीला, रासलीला, स्वांग, जात्रा, नौटंकी, कठपुतली आदि, तमाशा आदि जो लोक रंगमंच की विधाएं दिखाई जाती थी, उन्हीं के साथ भारतीय रंगमंच का प्रारंभ हुआ। भारत में इसलिए हम कह सकते हैं, जिस तरह से अन्य साहित्यिक विधाओं के लिए कहा जाता है कि हमने पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण किया, लेकिन नाटक की जो परंपरा है वो हमारी जड़ों में है। भारत में नाट्य परंपरा बहुत समृद्ध रही। रास, फागु, चरवरी, रामलीला, रासलीला, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, स्वांग, जात्रा, नौटंकी, कठपुतली, तमाशा आदि लोक रंगमंच की ही शाखाएं हैं। उसके बाद संस्कृत नाट्य साहित्य हिंदी नाटक के उद्भव का स्रोत बना, जिनमें प्रमुख नाटककार अश्वघोष, भास, शूद्रक, श्रीहर्ष, विशाख दत्त, कालिदास, भवभूति आदि के प्रसिद्ध नाटकों का आदि ने बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे, और बाद में इनके नाटकों का अनुवाद करके हिंदी नाटक में नाट्य परंपरा का सूत्रपात हुआ। 10वीं सदी में संस्कृत रंगमंच लगभग लुप्तप्राय हो गया। तत्पश्चात प्राकृत व अपभ्रंश के नाटक हमें अधिक प्रभावित नहीं कर सके। पारसी नाटक मंडलियों ने हिंदी भाषी क्षेत्रों में नाटक को प्रसिद्धि दिलवाई। इसकी मनोरंजन प्रधानता के कारण बुद्धिजीवी वर्ग इसका विरोधी था, किंतु हिंदी नाटक के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा समय जब हिंदी साहित्य में या जन साहित्य के अंतर्गत कोई ऐसी विधा नहीं रही जो मनोरंजन से जुड़ी हो, उस दौरान जो पारसी नाटक मंडलियां हैं, इन्होंने लोक रंजन के लिए जो नाटक खेले, उन्हीं से कहीं ना कहीं हिंदी नाटक निकलकर सामने आया। तो पारसी रंगमंच एक लंबे अरसे के बाद भारतीय रंगमंच के विकास का अगला चरण या पुनरुत्थान युग कहा जा सकता है। 10वीं सदी में संस्कृत रंगमंच के पतन के बाद प्राकृत और अपभ्रंश भाषा जो है, रंगमंच पर वो व्यापक प्रभाव नहीं डाल सकी। पारसी रंगमंच का भी एक विकास युग है। ये भारतीय रंगमंच इसलिए है कि अंग्रेजी नाटक कंपनियों के प्रभाव से इस व्यावसायिक रंगमंच का उद्भव बंबई में हुआ, और उसने अनेक भारतीय भाषाओं के रंगमंच को विकसित किया और साथ ही विकसित होने का सुअवसर भी दिया। विचार करने पर यह पता चलता है कि पारसी नाटक मंडलियों ने भी हिंदी भाषी संपूर्ण क्षेत्र में, यहाँ तक कि समस्त भारत में नाटक और हिंदी नाटक के क्षेत्र को विस्तृत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पारसी रंगकर्मियों में आपके नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र, राधेश्याम कथावाचक आदि के नाम आप देख सकते हैं, ये उल्लेखनीय हैं। इसके विरोध में बुद्धिजीवी वर्ग था जरूर, लेकिन फिर भी हम ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी रंगमंच के विकास में पारसी रंगमंच का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ आज की इस कक्षा में इतना ही। आगे नाटक को पंचम वेद क्यों कहा गया और किस तरह से नाट्य विधा का विकास हुआ, इस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।